श्रुतिपीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 26 अगस्त 2025 और हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं आज का विस्तृत समाचार विश्लेषण यानी डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये खास तौर पर यूपीएससी और जो दूसरे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको खबरों की गहराई तक ले जाना, हर ज़रूरी पहलू को कवर करना, ताकि करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं और भटकना ना पड़े। हम हर विषय को यूपीएससी सिलेबस से जोड़कर उसकी अहमियत भी समझाएंगे, तो आप भरोसा रख सकते हैं आपकी परीक्षा की तैयारी में जो भी ज़रूरी है वो यहाँ मिलेगा। तो आज हम कई ज़रूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं, जैसे कि इस ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, फिर हंटिंगटन रोग पर बात करेंगे और भारत की जो दुर्लभ रोग नीति है उससे इसका क्या कनेक्शन है, तंबाकू मुक्त भारत का विजन क्या है, इसमें क्या चुनौतियां हैं, और हाँ, अपशिष्ट जल निगरानी मतलब वेस्ट वाटर सर्वेलेंस ये आजकल क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है। आईसीएमआर ने एक नया डिवाइस बनाया है CERBO, उसके बारे में जानेंगे। और आखिर में भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत हिमगिरी और प्रोजेक्ट 17A पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये गहन विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू कार्बन की। पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज की जब भी बात होती है, ये टर्म आजकल काफी सुनने में आ रहा है। तो आखिर ये ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स होते क्या हैं? विस्तार से बताइए जरा। बिल्कुल। देखिए, ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स का मतलब है हमारे तटीय यानी कोस्टल वनस्पति वाले पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि मैंग्रोव के जंगल हो गए या फिर समुद्री घास के मैदान जिन्हें सी ग्रास मेडोज कहते हैं, और नमक के दलदल यानी सॉल्ट मार्शेस। ये ना एक तरह से प्रकृति के कार्बन सोखने वाले स्पंज हैं, नेचुरल कार्बन सिंक्स। ये हवा से और समुद्र के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को सोखते हैं और उसे अपनी जड़ों में, पत्तों में और खासकर अपनी मिट्टी में जमा कर लेते हैं। अच्छा, और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या चीज इसे खास बनाती है? सबसे खास और थोड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये इकोसिस्टम्स ना, अगर आप पूरा समुद्री क्षेत्र देखें तो उसके सिर्फ 2% या उससे भी कम हिस्से पर फैले हैं। बहुत छोटा एरिया है। सिर्फ 2%? हाँ, सोचिए, सिर्फ लगभग 2%। लेकिन मजे की बात यह है कि समुद्र जितना भी कार्बन सोखता है ना, उसका करीब करीब 50%, आधा हिस्सा यही छोटे से इकोसिस्टम्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। 50%? कमाल है ना? इसका सीधा मतलब है कि ये कार्बन को फंसाने में या ट्रैपिंग कार्बन में खुले समुद्र के मुकाबले कई ज्यादा कुशल हैं, सुपर एफिशिएंट कह सकते हैं इन्हें। तो ये इतने कुशल क्यों हैं? मतलब क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे मुख्यतः 3 कारण हैं। पहला तो इनकी वनस्पति बहुत घनी होती है, डेंस वेजिटेशन, तो वो फोटोसिंथेसिस से काफी CO2 सोखती है। दूसरा, इनकी जड़ें जो हैं वो पानी के साथ आने वाली मिट्टी और तलछट मतलब सेडिमेंट्स को फंसा लेती हैं, और इसी तलछट में कार्बन जाकर जमा हो जाता है, सदियों के लिए बंद हो जाता है, लॉक्ड हो जाता है। और तीसरा, इन तटीय मिट्टी और तलछट में जो कार्बन जमा होता है वो हजारों वर्षों तक वहीं रह सकता है। इसे ही हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। वो कार्बन वापस वायुमंडल में आसानी से नहीं जाता, हजारों साल तक। ओके, तो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से देखें तो इनका महत्व क्या हुआ? देखिए, ये छोटे जरूर हैं पर क्लाइमेट सुपर हीरोज की तरह काम करते हैं। एक तो ये हवा से CO2 कम करके क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में मदद करते हैं। दूसरा, ये तटों को समुद्री तूफानों और लहरों के कटाव से बचाते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और तीसरा, ये बहुत समृद्ध जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का घर है, बहुत सारे समुद्री जीवों को आसरा देते हैं। तो इनके कई फायदे हैं। और जहां तक यूपीएससी परीक्षा का सवाल है, ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है? ये यूपीएससी GS पेपर 3 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें एनवायरनमेंट और कंजर्वेशन आता है। आपको याद होगा 2021 के प्रीलिम्स में सीधा सवाल पूछा गया था, व्हाट इज ब्लू कार्बन? जिसका सही उत्तर था A, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस इन कोस्टल इकोसिस्टम्स। तो एस्पिरेंट्स को ना ब्लू कार्बन जो समुद्री है, ग्रीन कार्बन जो जमीन के जंगल और मिट्टी में है, ब्लैक कार्बन जो अधूरे दहन से निकलता है जैसे इंजन से निकलता है, और ब्राउन कार्बन जो बायोमास जलने से बनता है, इन सब के बीच का अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
हाँ, ये अंतर समझना ज़रूरी है। और आपने बताया था कि कार्बन कैप्चर से जुड़ा एक और सवाल 2023 प्रीलिम्स में भी आया था। जी हाँ, बिल्कुल। उसमें 3 गतिविधियां दी गई थीं और पूछा था कि इनमें से कितनी कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन सीसीएस के तरीके माने जाते हैं। पहला था खेतों में पिसा हुआ बेसाल्ट रॉक फैलाना, इन्हांस्ड वेदरिंग, ये सही है। दूसरा था चूना मिलाकर समुद्र की क्षारीयता, मतलब एल्कलिनिटी बढ़ाना, ओशन एल्कलाइनाइजेशन, ये भी सही है। और तीसरा था उद्योगों से निकली CO2 को कैप्चर करके पुरानी खाली खदानों में पंप करना, डायरेक्ट सीसीएस, ये भी सही माना गया। तो उत्तर था 3, ऑल 3। ये सब नई तकनीकें हैं और जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट दोनों के लिहाज से प्रासंगिक हैं। चलिए, तो इस पर एक प्रैक्टिस प्रश्न देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। प्रश्न है, ब्लू कार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह तटीय और समुद्री इकोसिस्टम में कैप्चर और संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है। 2. ब्लू कार्बन इकोसिस्टम समुद्र की सतह के 5% से कम को कवर करते हैं, लेकिन समुद्र के कुल कार्बन अवशोषण का लगभग आधा हिस्सा है। कौन सा या से कथन सही हैं? आसान सवाल है अगर आपने ध्यान से सुना है। इसका उत्तर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। कथन 1 तो सीधी परिभाषा ही है ब्लू कार्बन की, और कथन 2 भी सही है। जैसा हमने डिस्कस किया, असल में तो ये 2% से भी कम क्षेत्र है, लेकिन हाँ 5% से कम तो है ही, और लगभग आधा कार्बन सोखता है। तो दोनों कथन सही हैं। ठीक है, तो ये था ब्लू कार्बन। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से है। सुनने में आया है कि भारत में हंटिंगटन रोग, हंटिंगटन्स डिजीज HD के जो मरीज हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस बीमारी को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 की लिस्ट में शामिल किया जाए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि हंटिंगटन रोग आखिर है क्या और इस मांग का क्या मतलब है? जी, देखिए, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति के लिस्ट में शामिल होने का सीधा मतलब होता है कि उस बीमारी से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट, मिल सकती है। और साथ ही उस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलता है। अब बात करें हंटिंगटन रोग की, तो ये एक आनुवंशिक यानी जेनेटिक बीमारी है। ये विरासत में मिलती है और ये सीधे हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। इसमें होता क्या है कि मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन होता है उनका। अच्छा, ये आनुवंशिक है। तो ये होती कैसे है? मतलब इसका कारण क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? ये प्रोटीन असामान्य बनता है और न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वो मरने लगते हैं। और अगर माता पिता में से किसी एक को भी HD है, तो उनके बच्चे में ये बीमारी आने की 50% संभावना होती है। इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस कहते हैं। जहां तक लक्षणों की बात है, ये मुख्य रूप से मस्तिष्क के 2 हिस्सों पर असर डालती है। बेसल गैंग्लिया, जो शरीर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो याददाश्त, फैसले लेने और व्यक्तित्व से जुड़ा है। तो इसके लक्षणों में शामिल हैं शरीर की अनियंत्रित नाचने जैसी हरकतें, जिसे कोरिया कहते हैं, कंपकपी होना, चलने फिरने में दिक्कत, सोचने समझने में परेशानी, याददाश्त कमजोर होना, फैसले न ले पाना, और मनोवैज्ञानिक दिक्कतें भी होती हैं, जैसे व्यक्तित्व में बदलाव आना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना। और सबसे दुख की बात यह है कि ये लक्षण समय के साथ बिगड़ते जाते हैं और आखिर में रोगी पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। लक्षण शुरू होने के बाद औसतन जीवन 15-20 साल ही रह जाता है। ओह, ये तो काफी गंभीर बीमारी है। तो क्या इसका कोई इलाज उपलब्ध है? दुर्भाग्य से अभी तक हंटिंगटन रोग का कोई पक्का इलाज नहीं खोजा जा सका है। नो क्योर, और ना ही कोई ऐसा तरीका है जिससे इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। जो भी इलाज मौजूद है वो सिर्फ लक्षणों को कुछ हद तक कंट्रोल करने के लिए है, सिम्पटम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। इसमें कुछ दवाएं दी जाती हैं, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और सपोर्टिव केयर शामिल है। इसीलिए मरीज और उनके परिवार वाले इसे दुर्लभ रोग नीति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, ताकि इलाज का जो भारी खर्च है उसमें कुछ सरकारी मदद मिल सके। समझ गया। अब अगर यूपीएससी के नजरिए से देखें तो यूपीएससी के लिए ये टॉपिक GS पेपर 2 हेल्थ,
गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम इसे नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 के संदर्भ में देखते हैं। दुर्लभ बीमारियां, उनकी चुनौतियां और सरकार की नीतियां, ये सब सिलेबस का हिस्सा हैं। चलिए, इस पर भी एक प्रैक्टिस प्रश्न हो जाए। प्रश्न: हंटिंगटन रोग एचडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एचटीजी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाला एक आनुवांशिक न्यूरोडीजेनरेटिव विकार है। दूसरा, व्यक्ति को यह रोग तभी हो सकता है जब माता-पिता दोनों प्रभावित हों। तीसरा, यह स्थिति प्रगतिशील है और वर्तमान में कोई इलाज नहीं है, केवल रोग सूचक उपचार उपलब्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, 1 and 3 ओनली। कथन 1 बिल्कुल सही है, हमने अभी डिस्कस किया कि ये HTT जीन म्यूटेशन से होता है। कथन 2 गलत है। जैसा मैंने बताया, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब अगर माता या पिता में से कोई एक भी प्रभावित है तो बच्चे में 50% चांस होता है। दोनों का प्रभावित होना जरूरी नहीं है। और कथन 3 भी सही है, ये बीमारी समय के साथ बढ़ती है, प्रगतिशील, और इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ लक्षणों का प्रबंधन होता है। ठीक है, और आपने बीमारियों से जुड़े सवालों का जिक्र किया था। 2015 प्रीलिम्स का एक PYQ भी था शायद। हाँ, बिल्कुल। 2015 में सवाल आया था कि H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है, और उसका सही उत्तर था स्वाइन फ्लू। H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सबटाइप है जो पहले सूअरों से मनुष्यों में फैला था। तो ये याद रखना जरूरी है कि कौन सा वायरस या पैथोजन किस बीमारी से जुड़ा है, जैसे एड्स HIV से, बर्ड फ्लू H5N1, H7N9 जैसे वायरस से, डेंगू वायरस एडीज मच्छर से फैलता है। ये सब अलग है। बिल्कुल, ये बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। चलिए, अब अगले विषय पे आते हैं। भारत में तंबाकू नियंत्रण यानी टोबैको कंट्रोल। हाल की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती हैं कि तंबाकू के इस्तेमाल का देश पर बहुत भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हाँ, ये आंकड़े वाकई चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों और मौतों की वजह से देश को सालाना 1773.4 बिलियन यानी करीब 1,77,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। ये हमारी GDP का 1% से भी ज्यादा है। और इसके अलावा जो लोग खुद तंबाकू नहीं लेते पर दूसरों के धुएं के शिकार होते हैं, यानी सेकंड हैंड स्मोकिंग, उससे होने वाला नुकसान अलग है, करीब 567 बिलियन सालाना। इसमें इलाज का सीधा खर्चा भी शामिल है और बीमारियां, मौत की वजह से जो उत्पादकता का नुकसान होता है वो भी शामिल है। तो ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि भारत को अपने तंबाकू नियंत्रण के ढांचे को और मजबूत करने की बहुत जरूरत है। ये तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। हमारा मौजूदा कानून है COTPA 2003, तो इसमें क्या कमियां रह गई हैं? ये काफी नहीं है। कोटपा यानी सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 अपने आप में एक मजबूत कानून है। इसमें पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग बैन, विज्ञापन पर रोक, वार्निंग लेबल्स जैसी कई अच्छी बातें हैं। लेकिन दिक्कत है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। राज्यों में इसका पालन उतनी सख्ती से नहीं हो पाता है। एनफोर्समेंट में कमी है। दूसरी बड़ी कमी ये है कि ये कानून धुआं रहित तंबाकू यानी स्मोकलेस टोबैको SLT जैसे गुटखा, खैनी, पान मसाला जिसमें तंबाकू हो, उसको उतनी प्रभावी ढंग से कवर नहीं करता जितना सिगरेट को करता है। जबकि SLT सिगरेट से भी ज्यादा कैंसरकारी माना जाता है और भारत में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। ये सांस्कृतिक रूप से भी ज्यादा स्वीकृत है और इसे लेकर शर्म या स्टिग्मा भी कम है। हाँ, ये बात तो है। गुटखा खैनी का इस्तेमाल तो बहुत आम दिखता है। अच्छा, और विज्ञापन के बारे में क्या? आपने कहा विज्ञापन पर रोक है, पर क्या वो पूरी तरह लागू है? सीधे तौर पर तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन तो बैन है। आप टीवी पर सिगरेट का ऐड नहीं देखेंगे। लेकिन कंपनियां बहुत चालाक हैं। वो सरोगेट एडवर्टाइजिंग का रास्ता अपनाती हैं। सरोगेट एडवर्टाइजिंग मतलब वो किसी और प्रोडक्ट का विज्ञापन करती हैं, जैसे माउथ फ्रेशनर, सोडा या इलायची, लेकिन उसका ब्रांड नाम और लोगो बिल्कुल उनके तंबाकू प्रोडक्ट जैसा होता है। इससे वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने तंबाकू ब्रांड को प्रमोट करते रहते हैं।
इसके अलावा फिल्मों में, OTT प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर भी तंबाकू का इस्तेमाल दिखाना या उसे ग्लोरीफाई करना, ये सब अप्रत्यक्ष प्रचार, इनडायरेक्ट प्रमोशन के तरीके हैं। इन पर और सख्त रोक लगाने की जरूरत है। ये तो एक बड़ी लूप होल है। और टैक्सेशन का क्या? टैक्स बढ़ाने को तो सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है तंबाकू रोकने का। लेकिन कोटपा कानून में टैक्स लगाने के सीधे प्रावधान नहीं है। टैक्स GSP या अन्य टैक्स कानूनों के तहत लगते हैं, और यहीं भारत थोड़ा पीछे है। WHO सिफारिश करता है कि तंबाकू उत्पादों पर कम से कम 75% टैक्स लगना चाहिए, लेकिन भारत में बीड़ी पर टैक्स का बोझ सिर्फ 22% है, सिगरेट पर करीब 50% है। GST आने के बाद भी टैक्स में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। नतीजा ये हुआ है कि लोगों की आय बढ़ने के साथ साथ तंबाकू और ज्यादा अफोर्डेबल होता गया है, जिससे इसकी खपत कम होने के बजाय बढ़ सकती है। अच्छा, तो टैक्स बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है अभी। और पैकेट पर जो चेतावनी वाले चित्र होते हैं, वार्निंग लेबल्स, वो कितने प्रभावी हैं? भारत ने इस मामले में अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ पैकेट के 85% हिस्से पे सचित्र चेतावनी लगाना अनिवार्य है, जो दुनिया में सबसे बड़े साइज में से एक है। ज्यादातर चेतावनियां डराने वाली होती हैं, जैसे मुंह का या गले का कैंसर दिखाना। ये कुछ हद तक प्रभावी हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरोप जैसे देशों में चेतावनियां ज्यादा व्यापक होती हैं। वो सिर्फ कैंसर नहीं, बल्कि तंबाकू से होने वाली दूसरी बीमारियां जैसे बांझपन, स्ट्रोक, हृदय रोग, इनके बारे में भी बताती हैं। हमें शायद प्लेन पैकेजिंग, जिसमें ब्रांडिंग बहुत कम हो, जैसे उपायों पर भी विचार करना चाहिए, और समय समय पर इन चेतावनियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन भी करना चाहिए कि लोग इनसे कितना प्रभावित हो रहे हैं। और ई-सिगरेट का क्या स्टेटस है? उस पे तो बैन लगा दिया था भारत ने। हाँ, भारत ने 2019 में पीसा एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट लाकर ई-सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज, आयात निर्यात सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये एक बड़ा कदम था। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, दिक्कत है इन्फोर्समेंट की। बैन के बावजूद ये चीज़ें, खासकर वेप्स, आसानी से ऑनलाइन मिल जाती हैं, और ये किशोरों और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो रही हैं, जो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये उन्हें निकोटीन की लत लगा सकती हैं और शायद बाद में सिगरेट की तरफ भी धकेल सकती हैं। तो इस बैन को सख्ती से लागू करने की ज़रूरत है। तो कानून हैं, कार्यक्रम भी हैं, जैसे राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP या तंबाकू मुक्त शिक्षा संस्थान तोहफे, पर उनमें भी कुछ कमजोरियां हैं। गरीबी, बेरोजगारी, तनाव, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तंबाकू छोड़ने में मदद करने वाले जो नशा मुक्ति क्लिनिक है, सेसेशन क्लिनिक्स हैं, उनकी पहुंच भी बहुत सीमित है, जितने लोग तंबाकू इस्तेमाल करते हैं उनकी तुलना में। और टोफाई कार्यक्रम जो स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए है, वो ज्यादातर स्कूलों में पोस्टर लगाने या कुछ अभियान चलाने तक ही सीमित रह जाता है। जबकि अमेरिका के CDC मॉडल जैसे ज्यादा मजबूत मॉडल हैं, जिनमें स्कूल में सख्त नीतियां बनाना, पाठ्यक्रम में तंबाकू के खतरों को शामिल करना, परिवार को जोड़ना, शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, छोड़ने के लिए मदद देना और नियमित मूल्यांकन करना शामिल है। हमें शायद उस तरह के व्यापक मॉडल अपनाने की जरूरत है। और क्या कोई और चुनौती है इस क्षेत्र में? एक और बड़ी चुनौती है डेटा की। इसे डेटा विषमता कहते हैं। तंबाकू उद्योग के पास अपनी बिक्री का बिल्कुल ताज़ा रियल टाइम डेटा होता है। इससे वो अपनी मार्केटिंग और बिक्री की रणनीतियों को फटाफट बदल सकते हैं। जबकि जो लोग पब्लिक हेल्थ में काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास तंबाकू की खपत का इतना ताज़ा और विस्तृत डेटा नहीं होता। इससे नीतियां बनाने और उनके असर को मापने में दिक्कत आती है। समझ गया। तो समाधान क्या है? क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपकी नीतिगत सिफारिशें क्या होंगी? देखिए, समाधान एक तरफा नहीं हो सकता। एक व्यापक टोबैको एंड गेम स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इसमें कई मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, कानून, सामाजिक न्याय, वाणिज्य, सूचना प्रसारण, उपभोक्ता मामले, सबको। रिसर्च में निवेश बढ़ाना होगा ताकि हमारे पास ताज़ा डेटा हो और हम नए प्रभावी उपायों को डिज़ाइन कर सकें। एक स्वतंत्र निगरानी संस्था यानी इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी बनाने की ज़रूरत है, जो तंबाकू उद्योग की चालों पर नज़र रखे और उनके हस्तक्षेप को उजागर करे। और हमें मांग और आपूर्ति दोनों तरफ काम करना होगा। डिमांड साइड मतलब टैक्स बढ़ाना, जागरूकता फैलाना, छोड़ने में मदद करना। और सप्लाई साइड मतलब नियमों को सख्त करना, उनका पालन करवाना, अवैध बिक्री रोकना।
ये तो हुई नीतियों की बात। तंबाकू के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी भी दे दीजिए, जैसे ये भारत में आया कैसे, इसका उत्पादन वगैरह। हाँ, ये जानना भी रोचक है। तंबाकू असल में भारत का पौधा नहीं है। इसे 1508 के आसपास पुर्तगाली व्यापारी भारत लाए थे, सबसे पहले शायद दक्कन के इलाके में। धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ा, खासकर मुगल काल में ये उत्तर भारत तक फैल गया। आज इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से धूम्रपान के लिए होता है, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का वगैरह में, और कुछ कीटनाशक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये एक नगदी फसल है, किसानों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये सूखा भी झेल लेती है, ड्रॉट टॉलरेंट, और कम समय में तैयार हो जाती है। और भारत में इसके उत्पादन की क्या स्थिति है? हम बड़े उत्पादक हैं? हाँ, भारत दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक प्रोड्यूसर है, चीन के बाद। और अगर हम बिना बने तंबाकू, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको के निर्यात की बात करें तो उसमें हम ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। एक खास किस्म का तंबाकू होता है फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया FCV टबैको, जो सिगरेट बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसके उत्पादन में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। भारत में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर तंबाकू की खेती होती है। अच्छा, और इसके लिए एक तंबाकू बोर्ड भी है शायद? जी हाँ, तंबाकू बोर्ड की स्थापना 1 जनवरी 1976 को हुई थी, टोबैको बोर्ड एक्ट 1975 के तहत। ये एक सांविधिक निकाय, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसे संसद के कानून द्वारा बनाया गया है। इसका मुख्यालय गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है, जो तंबाकू उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करता है। इसके मुख्य काम है तंबाकू के निर्यात को बढ़ावा देना, खासकर FCV तंबाकू के उत्पादन को रेगुलेट करना, किसानों को सही दाम मिले ये सुनिश्चित करना, उन्हें वित्तीय मदद देना और तंबाकू की क्वालिटी सुधारने के लिए जानकारी और सहायता, एक्सटेंशन सर्विस देना। ओके, और विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे भी मनाया जाता है हर साल? हाँ बिल्कुल, ये हर साल 31 मई को मनाया जाता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पहल है, जो 1987 से चल रही है। इसका मकसद है लोगों को तंबाकू के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे असर और आर्थिक बोझ के बारे में जागरूक करना, साथ ही ऐसी नीतियों की वकालत करना जिनसे तंबाकू का उपयोग कम हो और आने वाली पीढ़ियों को तंबाकू की लत से बचाया जा सके। WHO के आंकड़े बताते हैं कि तंबाकू की वजह से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। इसमें से करीब 13 लाख मौतें तो सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से होती हैं। 80 लाख, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो जाहिर है UPSC के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। ये GS पेपर 2 हेल्थ, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और GS पेपर 3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें स्वास्थ्य के पहलू हैं, आर्थिक बोझ है, कृषि से जुड़ाव है, सरकारी नीति और कानून है, अंतर्राष्ट्रीय सिफारिशें हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, मतलब कई डायमेंशंस हैं इसके। इससे जुड़े कुछ पुराने सवाल, PYQs और प्रैक्टिस पृष्ठ भी देख लेते हैं। हाँ, टोबैको बोर्ड का जिक्र किया था। हाँ, 2008 के प्रीलिम्स में एक मैच द लिस्ट वाला सवाल आया था। हाँ, उसमें कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, टी बोर्ड कोलकाता और टोबैको बोर्ड गुंटूर को उनके मुख्यालय से मैच करना था। तो टोबैको बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर है, ये पता होना चाहिए था। और पुर्तगालियों वाला पॉइंट भी दिलचस्प है। हाँ, UPSC प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया था कि इनमें से कौन से फल पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए। विकल्प थे पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा। तो पपीता और अनानास पुर्तगाली लाए थे, अमरूद नहीं। ये इतिहास का सवाल है, पर तंबाकू के संदर्भ में ये जानना रोचक है कि वो भी पुर्तगाली ही लाए थे। और इंडिया 2024 में भी तंबाकू के भारत आने पर सवाल था कि ये पहले दक्कन में आया, सही, और 17वीं सदी में उत्तर भारत फैला, सही। चलिए अब एक प्रैक्टिस प्रश्न तंबाकू नियंत्रण पर। प्रश्न, तंबाकू नियंत्रण उपायों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. COTPA 2003 तंबाकू उत्पादों के कराधान के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान करता है। 2. भारत सभी तंबाकू पैकेजों के 85% सतह क्षेत्र पर सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य करता है। 3. PECCA 2019 भारत में सिगरेट के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा से कथन सही है? इसका सही उत्तर है B,
2 एंड 3 ओनली। कथन 1 गलत है। जैसा हमने बात की, सीओटीपी में टैक्स के सीधे प्रावधान नहीं है, वो अलग कानूनों से होता है। कथन 2 बिल्कुल सही है। भारत में 85% सचित्र चेतावनी अनिवार्य है। और कथन 3 भी सही है। पीसीसीए 2019 ने ई सिगरेट पर बैन लगाया है। बहुत बढ़िया। तो तंबाकू नियंत्रण एक अहम मुद्दा है जिस पर नजर बनाए रखनी होगी। अब चलते हैं अपने अगले विषय पर, जो फिर से स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। अपशिष्ट जल निगरानी, वेस्ट वाटर सर्विलेंस। खबर है कि आईसीएमआर अब इस तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। अगले 6 महीनों में 50 शहरों में 10 अलग-अलग वायरसों के लिए अपशिष्ट जल की निगरानी शुरू करने जा रहा है। ये क्या है और क्यों किया जा रहा है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीक है सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में। पहले समझते हैं अपशिष्ट जल क्या है। ये वो पानी है जो हम इंसान इस्तेमाल करने के बाद छोड़ते हैं, जैसे घरों के टॉयलेट से, सिंक से, नहाने से या फिर उद्योगों से और खेती से निकलने वाला गंदा पानी। सीवेज का पानी इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। अब अपशिष्ट जल निगरानी या वेस्ट वाटर बेस्ड एपिडेमियोलॉजी का मतलब है इसी सीवेज के पानी में बीमारियों के कीटाणुओं जैसे वायरस या बैक्टीरिया की मौजूदगी की जांच करना, ताकि हमें पता चल सके कि किसी समुदाय या शहर में कौन सी बीमारियां फैल रही हैं और उनका स्तर क्या है। अच्छा, तो आईसीएमआर की योजना क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? आईसीएमआर ने कोविड-19 महामारी के दौरान और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में WBE का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। अब वो इसका दायरा बढ़ा रहे हैं। अब वो कोविड और पोलियो के अलावा 10 और वायरसों की निगरानी करेंगे। इनमें वो वायरस शामिल हैं जो बुखार, दस्त, एन्सेफेलाइटिस, सांस की बीमारियां यानी रेस्पिरेटरी इलनेस फैलाते हैं, और यहाँ तक कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी बर्ड फ्लू का वायरस भी शामिल है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बढ़ती आबादी, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते संपर्क से नई नई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कोविड ने हमें सिखाया कि बीमारियों का जल्दी पता लगाना कितना जरूरी है, और WBE इसमें एक शक्तिशाली हथियार साबित हो सकता है। ये हमारे मौजूदा निगरानी सिस्टम जैसे ILI यानी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और SARI यानी सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की निगरानी और IDSP यानी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम को और मजबूती देगा। तो इसके कॉन्क्रीट फायदे क्या हैं? ये पारंपरिक तरीकों से बेहतर कैसे है? इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है अर्ली वार्निंग यानी शुरुआती चेतावनी। WBE अक्सर किसी बीमारी के क्लिनिकल मामले, जब लोग बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, बढ़ने से हफ्तों पहले ही सीवेज में उस वायरस के बढ़ने का संकेत दे सकता है। दूसरा, ये उन लोगों से भी डेटा कैप्चर करता है जिनमें लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक या अभी लक्षण शुरू नहीं हुए हैं, प्री सिम्प्टोमेटिक, क्योंकि संक्रमित लोग लक्षण ना होने पर भी मलमूत्र में वायरस बहाते हैं। पारंपरिक निगरानी अक्सर सिर्फ लक्षण वाले मरीजों पर निर्भर करती है। तीसरा, ये काफी लागत प्रभावी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। एक सीवेज सैंपल से पूरे समुदाय की सेहत का अंदाजा मिल जाता है। हजारों लोगों का अलग अलग टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा, ये गैर आक्रामक है, नॉन इन्वेजिव है, किसी व्यक्ति से सैंपल लेने की जरूरत नहीं। और पांचवां, इससे हमें बीमारी के हॉटस्पॉट पता चल सकते हैं कि शहर के किस इलाके में संक्रमण ज्यादा फैल रहा है। इससे हम अपने संसाधन जैसे टेस्टिंग किट्स या टीके ज्यादा प्रभावी ढंग से उन इलाकों में भेज सकते हैं। कुल मिलाकर ये हमारी महामारी की तैयारी, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी को मजबूत करता है। ये तो वाकई बहुत उपयोगी लग रहा है। ये काम कैसे करता है? प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया सीधी है। जो लोग किसी वायरस से संक्रमित होते हैं, वो अपने मल, मूत्र, थूक आदि में उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल जैसे RNA या DNA को बहाते हैं। ये सब सीवेज सिस्टम में चला जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP में पानी के उपचारित होने से पहले वहां से नियमित रूप से सीवेज के नमूने सैंपल्स लिए जाते हैं। इन नमूनों को फिर विशेष प्रयोगशाला और लैब्स में भेजा जाता है। लैब में वैज्ञानिक इन नमूनों से वायरस के जेनेटिक मटेरियल को निकालते हैं और फिर PCR जैसी तकनीकों का उपयोग करके ये पता लगाते हैं कि कौन सा वायरस मौजूद है और उसकी मात्रा कितनी है। ये पूरी प्रक्रिया सैंपल लेने से लेकर रिजल्ट आने तक करीब 5-7 दिन ले सकती है।
इस डेटा का विश्लेषण करके पब्लिक हेल्थ अधिकारी समझ पाते हैं कि समुदाय में कौन सी बीमारियां फैल रही हैं और फिर वो उसके अनुसार रोकथाम, टेस्टिंग बढ़ाने या टीकाकरण अभियान जैसे कदम उठाते हैं। हाँ, तो ये मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए, क्या इसके और भी कोई उपयोग है? हाँ, पब्लिक हेल्थ इसका सबसे बड़ा उपयोग है, लेकिन इसके अलावा ये पर्यावरण की निगरानी, इन्वायरमेंटल सर्वेलेंस में भी उपयोगी है। जैसे इससे पता लगाया जा सकता है कि नदियों या झीलों में प्रदूषण कहाँ से आ रहा है। जमीन आधारित प्रदूषण सूत्रों का पता लगाना। हाँ, इससे जल निकायों की रक्षा करने में मदद मिलती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR की निगरानी में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, ये देखने के लिए कि समुदाय में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया कितने फैल रहे हैं। ड्रग्स के अवैध इस्तेमाल की निगरानी के लिए भी कुछ देशों में इसका उपयोग किया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी WBE की क्षमता बढ़ाने पर दुनिया भर में काम कर रही हैं। ये तो काफी वर्सटाइल तकनीक है। आपने अपशिष्ट जल का जिक्र किया, तो इसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है अगर इसे ट्रीट न किया जाए? अगर सीवेज या औद्योगिक अपशिष्ट जल को बिना ट्रीट किए नदियों या समुद्र में छोड़ दिया जाए तो इसका पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे पहला तो जल प्रदूषण होता है। इसमें मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे प्रदूषक पानी को दूषित कर देते हैं, जिससे बीमारियां फैल सकती हैं। दूसरा, सीवेज में पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ये पानी में जाते हैं तो शैवाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसे यूट्रोफिकेशन या सुपोषण कहते हैं। जब ये शैवाल मरते हैं तो उनको डीकंपोज करने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की भारी कमी, हाइपोक्सिया हो जाती है और मछलियां व अन्य जलीय जीव मरने लगते हैं। डेड जोन्स बन जाते हैं। यूट्रोफिकेशन ये एक बड़ी समस्या है। क्या अपशिष्ट जल के प्रबंधन के कोई आर्थिक या सामाजिक लाभ भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर हम इसे एक संसाधन के रूप में देखें, न कि सिर्फ एक समस्या। जब हम अपशिष्ट जल को ट्रीट करते हैं तो उससे कई फायदे हो सकते हैं। पहला, उपचारित पानी, ट्रीटेड वेस्ट वाटर को सिंचाई, उद्योगों में या टॉयलेट फ्लशिंग जैसे कामों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे साफ पानी की बचत होती है। ये संसाधन पुनर्प्राप्ति का एक उदाहरण है। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में जो कीचड़ निकलता है उससे बायोगैस बनाई जा सकती है, जो ऊर्जा का एक स्रोत है। एनर्जी जनरेशन संभव है। तीसरा, ट्रीटमेंट से पोषक तत्वों को भी रिकवर किया जा सकता है और खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और चौथा, अपशिष्ट जल प्रबंधन के पूरे सेक्टर में प्लांट बनाने से लेकर चलाने तक रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। अच्छा, भारत में अपशिष्ट जल प्रबंधन की क्या स्थिति है? क्या हम पर्याप्त पानी ट्रीट कर पाते हैं? भारत में स्थिति अभी उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि सुधार हो रहा है। अनुमान है कि शहरी क्षेत्रों में रोजाना लगभग 72,000 मिलियन लीटर MLD सीवेज उत्पन्न होता है, लेकिन हमारी मौजूदा ट्रीटमेंट कैपेसिटी इसका सिर्फ 40% के आसपास ही ट्रीट कर पाती है। मतलब एक बड़ा गैप है उत्पन्न होने वाले सीवेज और ट्रीट होने वाले सीवेज के बीच। बहुत सारा अनुपचारित सीवेज अभी भी नदियों और जल निकायों में जा रहा है। सरकार की कई योजनाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे कार्यक्रम और AMRUT 2.0, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इनका उद्देश्य सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। एक बात और, बड़े बड़े सेंट्रल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs की जगह छोटे विकेंद्रीकृत सिस्टम्स जैसे किसी कॉलोनी या मोहल्ले के स्तर पर शायद ज़्यादा कुशल और टिकाऊ साबित हो सकते हैं, खासकर छोटे शहरों और कस्बों में। और ये जो ट्रीटमेंट होता है, इसके तरीके क्या हैं? संक्षेप में हम बता सकते हैं? हाँ, सामान्य तौर पर अपशिष्ट जल उपचार के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है प्राथमिक उपचार, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें बड़ी बड़ी ठोस चीज़ों जैसे प्लास्टिक, कपड़े को छान कर निकाला जाता है और फिर पानी को बड़े टैंकों में ठहराया जाता है ताकि भारी कण नीचे बैठ जाएं। इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। दूसरा है द्वितीयक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये मुख्य रूप से बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसमें सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी में घुले हुए ऑर्गेनिक कचरे को खाते हैं और उसे तोड़ते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इसी का एक आम तरीका है, जिसमें एरोबिक ऑक्सीजन का उपयोग करने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। इससे पानी का BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड काफी कम हो जाता है।
बीओडी सीओडी ये क्या होता है? अच्छा, तो बीओडी और सीओडी पानी में मौजूद ऑर्गेनिक प्रदूषण की मात्रा को मापने के तरीके हैं। जितना ज़्यादा बीओडी सीओडी उतना ज़्यादा प्रदूषित पानी। द्वितीयक उपचार इसी को कम करता है। और तीसरा चरण है तृतीयक उपचार, टर्शरी ट्रीटमेंट। ये एक तरह का एडवांस ट्रीटमेंट है जो द्वितीयक उपचार के बाद भी पानी में रह गए खास प्रदूषकों को हटाने के लिए किया जाता है, जैसे कि पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, घुले हुए लवण, सॉल्ट्स, भारी धातुएं, हेवी मेटल्स या फिर दवाइयों के अंश जैसे सूक्ष्म प्रदूषक, माइक्रोपोल्यूटेंट्स। इसके लिए कई उन्नत तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन एड्सॉर्प्शन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट, आयन एक्सचेंज मेथड और केमिकल ऑक्सीडेशन, जिसमें क्लोरीन, ओजोन या यूवी रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है। तृतीयक उपचार के बाद पानी काफ़ी साफ हो जाता है और उसे सुरक्षित रूप से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब यूपीएससी के लिहाज से ये विषय कितना महत्वपूर्ण है? ये टॉपिक यूपीएससी के लिए कई एंगल से महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 2 में हेल्थ, बीमारियों की निगरानी, महामारी तैयारी और गवर्नेंस, सरकारी नीतियां, शहरी प्रबंधन के तहत आता है। जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट, जल प्रदूषण, यूट्रोफिकेशन, अपशिष्ट प्रबंधन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डब्ल्यूबीई तकनीक, ट्रीटमेंट मेथड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स के तहत आता है। तो ये काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। चलिए, इससे जुड़े कुछ पुराने सवाल, पीवाईक्यूज और एक प्रैक्टिस प्रश्न देखते हैं। आपने बीओडी का जिक्र किया था। हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में बीओडी पर सवाल आया था कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, किसका मानक मापदंड है? सही उत्तर था सी, पोल्यूशन असेट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण को मापने का एक तरीका। ज्यादा बीओडी मतलब ज्यादा जैविक प्रदूषण। उसी साल 2017 में ही बायोरिमीडिएशन पर भी सवाल था। बायोरिमीडिएशन मतलब सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके प्रदूषण साफ करना। उसमें एक कथन था कि क्या भारी धातुएं जैसे कैडमियम और सीसा को सूक्ष्म जीवों द्वारा पूरी तरह उपचारित, डिग्रेड किया जा सकता है? ये कथन गलत था, क्योंकि धातुएं बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, उन्हें ज्यादा से ज्यादा स्थिर, इमोबिलाइज किया जा सकता है। और एक और सवाल शायद इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2017 का था, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सी तृतीयक उपचार हैं। विकल्प थे आयन एक्सचेंज, रिवर्स ऑस्मोसिस, केमिकल ऑक्सीडेशन और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो पहले 3 तृतीयक हैं, जबकि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द्वितीयक उपचार का हिस्सा है। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस प्रश्न। अपशिष्ट जल निगरानी WBE पर प्रश्न। WBE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले दोनों व्यक्तियों द्वारा बहाए गए रोगजनों को पता लगा सकता है। 2. ये संक्रमण प्रवृत्तियों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है, अक्सर क्लिनिकल मामलों की रिपोर्ट से पहले। 3. भारत में ICMR ने मौजूदा ILI और सारी नेटवर्क के पूरक के लिए अपशिष्ट जल निगरानी शुरू की है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ये तीनों ही कथन सही लग रहे हैं। कथन एक सही है, WBE और सिम्टोमेटिक लोगों से भी वायरस पकड़ सकता है। कथन 2 भी सही है, ये अर्ली वार्निंग देता है, क्लिनिकल रिपोर्ट से पहले ट्रेंड बता सकता है। और कथन 3 भी सही है, ICMR इसे मौजूदा सर्विलेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा D, 1, 2 और 3। बिल्कुल सही। चलिए, अब आते हैं एक और रोमांचक स्वदेशी तकनीक पर। ICMR ने हाल ही में सेरिबो नाम का एक उपकरण लॉन्च किया है। ये पूरी तरह भारत में बना है, पोर्टेबल है और सबसे खास बात, ये रेडिएशन फ्री है। ये डिवाइस किस काम आता है? सेरिबो एक बहुत ही इनोवेटिव डिवाइस है। इसे खास तौर पर दर्दनाक मस्तिष्क की चोट यानी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी TBI का जल्दी से निदान डायग्नोस करने के लिए विकसित किया गया है। आप जानते ही होंगे, भारत में सड़क दुर्घटनाएं और सिर पर चोट लगने के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारत में सिर की चोटों से करीब 1 लाख मौतें होती हैं और 10 लाख लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लगभग 50% मौतें चोट लगने के पहले 2 घंटों के अंदर हो जाती हैं, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं।
क्योंकि अक्सर छोटे शहरों, गांव या दुर्घटना स्थल पर तुरंत सीटी स्कैन या एमआरआई जैसी जांच की सुविधा नहीं होती, जिससे पता चल सके कि सिर के अंदर कोई गंभीर चोट जैसे खून का जमना या सूजन तो नहीं है। सेरेबो इसी गैप को भरने की कोशिश करता है। ओह, तो ये गोल्डन आवर में जान बचाने में मदद कर सकता है। ये काम कैसे करता है? इसकी तकनीक क्या है और खासियतें क्या है? ये डिवाइस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की तकनीक पर काम करता है। आसान भाषा में कहें तो ये त्वचा के आर पार इंफ्रारेड लाइट भेजता है और देखता है कि वो लाइट खून और ऊतकों यानी टिश्यू से कैसे इंटरैक्ट करती है। इसके साथ इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो NIRS से मिले डेटा का विश्लेषण करके बताता है कि सिर के अंदर खून बह रहा है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग या सूजन एडिमा है या नहीं। इसकी खासियतें बहुत हैं। पहली, ये रेडिएशन फ्री है। इसमें कोई हानिकारक रेडिएशन नहीं निकलती, इसलिए ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित है। सीटी स्कैन में रेडिएशन का खतरा होता है। दूसरी, ये हाथ में पकड़ने लायक और पोर्टेबल है। इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, एम्बुलेंस में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या दुर्घटना स्थल पर भी। तीसरी, ये उपयोगकर्ता के अनुकूल है। इसे चलाने के लिए बहुत लंबी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, करीब 30 मिनट की ट्रेनिंग काफी है। चौथी, ये बहुत तेज है। 1 मिनट से भी कम समय में ये बता देता है कि ब्लीडिंग या सूजन है या नहीं। पांचवी, ये सीटी MRI के मुकाबले काफी सस्ता एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। और छठी, ये जांच का नतीजा आसान रंग कोडेड रिजल्ट्स में देता है, जैसे हरा मतलब सब ठीक है, लाल मतलब तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत है। इससे मौके पर ही जल्दी फैसला लेने में मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का डिवाइस लग रहा है। इसे बनाया किसने? इसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कई संस्थानों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें MDMS, एम्स भोपाल, निमेंस बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस और एक प्राइवेट कंपनी बायोस्कैन रिसर्च शामिल हैं। इसे ICMR की एमप्रीडे मोबाइल प्रोसेस रूल्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, शायद ये नाम है, योजना के तहत विकसित किया गया है। और ये डिवाइस क्लिनिकल वैलिडेशन, मल्टीसेंटर ट्रायल और फीजिबिलिटी स्टडीज, मतलब इसकी व्यावहारिकता के अध्ययन, सब सफलतापूर्वक पास कर चुका है। तो भारत की स्वास्थ्य सेवा के लिए इसका क्या महत्व है? क्या ये बड़ा बदलाव ला सकता है? बिल्कुल। ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, खासकर इमरजेंसी केयर और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहला, ये पहुंच बढ़ाता है। उन दूर दराज के इलाकों तक भी सिर की चोट की शुरुआती जांच पहुंचा सकता है, जहां महंगे सीटी MRI नहीं है। दूसरा, ये सामर्थ्य बढ़ाता है। ये जांच काफी सस्ती होगी, जिससे गरीब मरीजों पर बोझ कम पड़ेगा। तीसरा, ये एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर्स में मरीजों की गंभीरता का जल्दी आकलन करने, रैपिड ट्रायाज में मदद करेगा। मतलब किसे तुरंत ऑपरेशन या बड़ी जांच की जरूरत है और किसे नहीं, ये जल्दी पता चल सकेगा। और चौथा, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बल देता है, क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इससे मौतें कम होंगी? निश्चित रूप से। जैसा कि इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन भी कहता है, लगभग 50% TBI मौतें शुरुआती 2 घंटों में होती हैं, अक्सर दिमाग में खून जमने या सूजन बढ़ने से, जो सेकेंडरी ब्रेन डैमेज होता है उसकी वजह से। सेरेब्रो अगर समय पर इस ब्लीडिंग या सूजन का पता लगा ले, तो मरीज को तुरंत सही इलाज मिल सकता है, जिससे इस सेकेंडरी डैमेज को रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। इससे निश्चित रूप से मृत्यु दर कम होने की उम्मीद है। साथ ही जो लोग बच जाते हैं, उनके ठीक होने की संभावना, रिकवरी आउटकम्स बेहतर होगी और उनमें स्थायी विकलांगता, डिसेबिलिटी का खतरा कम होगा। इससे न सिर्फ मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर विकलांगता का बोझ भी कम होगा। भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं दिख रही हैं? ICMR अब इसे बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए राज्य सरकारों से संपर्क कर रहा है। लक्ष्य यह है कि इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं में उपलब्ध कराया जाए। इससे जरूरत पड़ने पर मरीजों को CT MRI स्कैन के लिए बड़े सेंटर्स तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी।
ये भीड़भाड़ वाले ट्रॉमा वार्डों में मरीजों की छांटनी, ट्रियाज को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा और गैर जरूरी इमेजिंग की लागत को भी कम करेगा। इसका इस्तेमाल सेना में, आपदा प्रबंधन टीमों द्वारा और शायद दूसरे विकासशील देशों में भी किया जा सकता है जहां महंगी मशीनों की कमी है। तो यूपीएससी के लिहाज से ये कैसे प्रासंगिक है? ये टॉपिक यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 हेल्थ गवर्नमेंट्स और जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे भारत स्वदेशी तकनीक विकसित करके अपनी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहा है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रीलिम्स में इस डिवाइस के नाम, इसकी तकनीक, NIRS, ML, इसके उपयोग या इसे किसने विकसित किया, इस पर सवाल बन सकता है और मेंस में इसके महत्व और प्रभाव पर लिखने को आ सकता है। चलिए, इस पर एक प्रैक्टिस प्रश्न भी कर लेते हैं। हाँ। प्रश्न, C-RAY-BO डिवाइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक पोर्टेबल डायग्नोस्टिक टूल है जो नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है। 2. यह विकिरण मुक्त है और शिशुओं और गर्भवती महिलाओं पर सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। 3. इसे ICMR, एम्स भोपाल, निमायंस बैंगलोर और बायोस्कैन रिसर्च के सहयोग से विकसित किया है। 4. यह मुख्य रूप से पारंपरिक न्यूरोसर्जिकल प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करके दर्दनाक मस्तिष्क की चोटों का इलाज करने के लिए डिजाइन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? इसका सही उत्तर होना चाहिए A, 1, 2 and 3 ओनली। कथन 1 सही है, ये NIRS और ML पर आधारित है। कथन 2 भी सही है, ये रेडिएशन फ्री और सुरक्षित है। कथन 3 भी सही है, इसे ICMR और इन संस्थानों ने मिलकर बनाया है। लेकिन कथन 4 गलत है। सेरेब्रो निदान के लिए है, यानी बीमारी का पता लगाने के लिए। ये इलाज ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ये सर्जरी या CT MRI को प्रतिस्थापित नहीं करता, बल्कि ये फैसला लेने में मदद करता है कि किसे उन चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक स्क्रीनिंग या ट्रायज टूल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आज के आखिरी विषय पर आते हैं, जो रक्षा क्षेत्र से है। भारतीय नौसेना को अपना नया एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी मिल गया है। इसके बारे में बताइए, ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? जी हाँ, ये भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हिमगिरी एक अत्याधुनिक युद्धपोत है जिसे एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कहा जाता है। इसे कोलकाता में स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, जो एक सरकारी रक्षा उपक्रम है, द्वारा बनाया गया है और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया तीसरा जहाज है और GRSE द्वारा इस श्रेणी में बनाया गया पहला जहाज है। इसे हाल ही में नौसेना को सौंपा गया है। प्रोजेक्ट 17A, ये क्या है? प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। ये प्रोजेक्ट 17, जिसके तहत शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट्स बनाए गए थे, उसका अगला कदम है। मतलब ये उससे भी ज्यादा उन्नत जहाज हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 7 नए स्टील्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। फ्रिगेट्स एक तरह के बहुभूमिका वाले मल्टी रोल युद्धपोत होते हैं जो कई तरह के काम कर सकते हैं। इन 7 जहाज़ों को 2 शिपयार्ड मिलकर बना रहे हैं। 4 जहाज बना रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई और 3 जहाज बना रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता। हिमगिरी GRSE द्वारा बनाया गया पहला है। अच्छा, तो इन P-17A फ्रिगेट्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये शिवालिक क्लास से कैसे बेहतर हैं? इनमें कई आधुनिक और उन्नत विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख है स्टेल्थ फीचर्स। इनका डिज़ाइन ऐसा है और इनमें ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। इनका रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS बहुत कम है। इनमें गाइडेड मिसाइलें लगी हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी इनमें तैनात की जाएगी। इनमें सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें SAMS भी हैं जो दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को गिरा सकती है। पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रणाली ASW सिस्टम्स लगी हैं, जिसमें शक्तिशाली सोनार शामिल हैं। निगरानी के लिए बहुत उन्नत रडार हैं। नज़दीकी खतरों से निपटने के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS भी हैं।
एक और ख़ास बात है कि इन्हें बनाने में मॉड्यूलर निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जहाज़ के अलग अलग हिस्सों को पहले तैयार करके फिर उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है। इससे निर्माण तेज़ी से होता है और सबसे गर्व की बात यह है कि इन्हें भारतीय नौसेना के अपने वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है और इनमें लगभग 75% उपकरण और सिस्टम स्वदेशी है। 75% स्वदेशी, ये तो बहुत बढ़िया है। इसका सामरिक महत्व क्या है भारत के लिए? इसका बहुत गहरा सामरिक महत्व है। पहला, ये भारत की ब्लू वाटर नेवी क्षमताओं को बढ़ाता है। ब्लू वाटर नेवी का मतलब है ऐसी नौसेना जो अपने तटों से दूर गहरे समुद्र में भी लंबे समय तक ऑपरेट कर सके। ये फ्रिगेट्स भारत की पहुंच हिंद महासागर और उससे आगे तक बढ़ाते हैं। दूसरा, ये समुद्री नियंत्रण यानी समुद्री मार्गों की सुरक्षा और ज़रूरत पड़ने पर उन पर दबदबा कायम करने में मदद करते हैं। तीसरा, ये निवारण का काम करते हैं, मतलब इनकी मौजूदगी ही संभावित दुश्मन को कोई गलत कदम उठाने से रोकती है। चौथा, ये समुद्री सुरक्षा अभियानों जैसे एंटी पायरेसी ऑपरेशन या तस्करी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और पांचवां, जैसा कि हमने कहा, ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक जीता जागता उदाहरण है, जो दिखाता है कि भारत अब जटिल हथियार प्रणालियां खुद डिजाइन और निर्मित कर सकता है। हिमगिरी नाम के बारे में भी कुछ खास है क्या? हाँ, ये नाम भारतीय नौसेना के इतिहास से जुड़ा है। इसका नाम पुराने आईएनएस हिमगिरी के सम्मान में रखा गया है। पुराना आईएनएस हिमगिरी एक लिएंडर क्लास का फ्रिगेट्स था जिसने भारतीय नौसेना में लगभग 30 वर्षों तक सेवा दी और उसे मई 2025 में ही सेवा मुक्त किया गया था। तो ये उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 जहाज बन रहे हैं उन्हें नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स भी कहा जाता है शायद। इनके नाम क्या हैं? जी हाँ, इन्हें नीलगिरी क्लास भी कहते हैं क्योंकि इस क्लास का जो पहला जहाज एमडीएल ने बनाया था उसका नाम आईएनएस नीलगिरी था। जो 7 जहाज इस प्रोजेक्ट में बन रहे हैं उनके नाम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम पर रखे गए हैं। आईएनएस नीलगिरी पहला जहाज, आईएनएस हिमगिरी दूसरा और जीआरएसी का पहला, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस विंध्यगिरी और आईएनएस महेंद्रगिरी, जो इस सीरीज का आखिरी जहाज होगा। ये सभी नाम भारत की सामरिक और भौगोलिक महत्व को दर्शाते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से इनके मुख्य फीचर्स और सामरिक महत्व को संक्षेप में बता दीजिए ताकि एस्पिरेंट्स को याद रहे। जरूर। मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स याद रखने लायक है। 1. स्टेल्थ डिजाइन, रडार से बचना। 2. स्वदेशी डिजाइन, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा। 3. इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन, तेज निर्माण। 4. हथियार और सेंसर, ब्रह्मोस बराक 8 MRSAM 76 mm गन, CIWS एडवांस्ड सोनार और रडार। 5. 75% स्वदेशी सामग्री, आत्मनिर्भर भारत। 6. बहुआयामी युद्ध क्षमता, हवा, सतह और पानी के नीचे, एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। और सामरिक महत्व, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। 1. राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री प्रभुत्व बढ़ाना। 2. आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा। 3. प्रौद्योगिकी उन्नयन, स्टेल्थ और अन्य नेवल टेक्नोलॉजी में महारत। 4. कूटनीति और पहुंच, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति मजबूत करना। बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब यूपीएससी के लिए ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है? ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, इन सब टॉपिक से ये सीधे जुड़ता है। प्रीलिम्स में प्रोजेक्ट का नाम P-17A, क्लास का नाम नीलगिरी, जहाज़ों के नाम जैसे हिमगिरी, बनाने वाले शिपयार्ड MDL, GRSE, मुख्य टेक्नोलॉजी स्टेल्थ मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन या तैनात मिसाइलों ब्रह्मोस बराक 8 पर सवाल आ सकते हैं। मेंस में भारत की नौसैनिक क्षमता निर्माण, रक्षा में आत्मनिर्भरता या इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका के संदर्भ में इसका महत्व पूछा जा सकता है। चलिए, तो इस पर भी एक प्रैक्टिस प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न: प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी के फ्रिगेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये फ्रिगेट्स एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन युद्ध में सक्षम हैं। 2. प्रोजेक्ट 17A
मॉड्यूलर निर्माण तकनीक का उपयोग करने वाली पहली भारतीय नौसेना परियोजना है। कौन सा से कथन सही है? इस सवाल का जवाब होगा सी, बोथ 1 and 2। कथन 1 बिल्कुल सही है। जैसा हमने डिस्कस किया, ये मल्टी मिशन युद्धपोत है जो तीनों आयाम हवा, सतह और पानी के नीचे में लड़ने में सक्षम है। कथन 2 भी सही है। प्रोजेक्ट 17A में पहली बार भारतीय नौसेना के इतने बड़े जहाज़ों के लिए बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जहाज़ निर्माण की एक आधुनिक और कुशल विधि है। तो दोनों कथन सही हैं। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का विस्तृत समाचार विश्लेषण। हमने ब्लू कार्बन इकोसिस्टम के महत्व से लेकर हंटिंगटन रोग की चुनौतियों तक, तंबाकू नियंत्रण की जरूरतों से लेकर अपशिष्ट जल निगरानी की संभावनाओं तक, और सिरेबो जैसे स्वदेशी इनोवेशन से लेकर हिमगिरी जैसे शक्तिशाली युद्धपोत तक कई अहम विषयों पर गहराई से चर्चा की। और हमने ये भी देखा कि ये सभी विषय यूपीएससी और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से क्यों और कैसे महत्वपूर्ण हैं। श्रुतिपीडिया में हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको करंट अफेयर्स का सबसे भरोसेमंद, सटीक और व्यापक विश्लेषण मिले, जो आपकी तैयारी को आसान बनाए। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपकी समझ को और बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई होगी। आज जिन विषयों पर हमने बात की, उन पर आपके क्या विचार हैं? जैसे आपको क्या लगता है कि अपशिष्ट जल निगरानी WBE का इस्तेमाल भविष्य में और किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? या भारत को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए सबसे कारगर कदम क्या हो सकता है? या फिर सेरेब्रो जैसी तकनीकें भारत के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर कैसे बदल सकती हैं? अपने विचार, अपने सवाल, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों और साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक श्रुतिपीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया विश्लेषण आपसे मिस न हो। अगले विश्लेषण में आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ और ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।